हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम उम्मीद करते हैं कि विद्युत धारा आप देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर और बेटर तरीके से समझ में आएगा जब आप विद्युत धारा पूरा देख चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब होता है कि पहले हम विद्युत के बारे में जानते हैं। विद्युत क्या होता है? कहने का मतलब होता है कि विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितना प्रवाह कर रहा है। कोई सुचालक तार में या कुछ भी हो, सुचालक होना चाहिए, तो एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है। अब हम आते हैं चुंबकीय प्रभाव। चुंबक के पहले बारे में जानते हैं। कह रहा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि एक ये बंद परिपथ है। बंद परिपथ आप विद्युत धारा में पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब होता है कोई ऐसा सर्किट जो पूरा बंद हो, ठीक है, बंद हो, और बंद ही सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह होता है, ठीक है। ये बैटरी होता है यानी वोल्ट होता है, ये की होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, और ये कोई खुला तार है। देखो ये जो कवर किया होता है वो केबल होता है, और जो खुला होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो तार कहते हैं, ठीक है। ये खुला है। अब यहाँ पे कोई मैग्नेट रखते हो, यहाँ पे कोई मैग्नेट रखते हो तो ये विक्षोभ उत्पन्न करता है। विक्षोभ उत्पन्न करने का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा अपने जो मोमेंट है वो चेंज करता रहता है, कभी इधर कभी इधर, कभी दाएं कभी बाएं होते रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि धातु के चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दिक्सूचक सुई विक्षेपित होती है। ये कौन बोला था? तो ओस्टेड बोले थे। कौन बोले थे? ओस्टेड बोले थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से क्या है? संबंधित है। क्रिश्चियन जो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड है उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाई। सन 1820 में उन्होंने अकस्मात यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूचक में विक्षोभ उत्पन्न होती है। अपने परीक्षणों के आधार पर ओस्टेड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित है। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर नई नई प्रौद्योगिकी जैसे रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन किया। उन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओस्टेड होता है। तो आपने ये देखा कि यदि हम पूरा पढ़ते हैं तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है, और जो चीज़ हम हाईलाइट किए हैं वही चीज़ को पूरा समराइज करके हम जो हाईलाइट किए हैं वही चीज़ एक ही पॉइंट में समझ में आ जाएगा। तो हम आपसे क्या करेंगे कि पूरा लाइन को नहीं पढ़ के हम पूरा हाईलाइट पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम का बचत हो और रिवीजन हो। क्योंकि ये जो वीडियो है वो रिवीजन के मकसद से बनाया गया है या रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है। तो आप उसी पर्पज़ से देखें। पहले आप कहीं अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ये रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये एनसीईआरटी है क्लास 10th का, जैसे आपको पहले से ही पता है। हमने एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। कहने का मतलब होता है कि दिक्सूचक सुई के दोनों सिरे, कहने का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में की ओर संकेत करता है। जैसे मान लो कि एक ये चुंबक है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। तो ये जैसे हम इसको स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे, जैसे इसको हम क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे, तो एक ये उत्तर की ओर नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ साउथ पोल। इसी के आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं। एक को नॉर्थ पोल बोल देते हैं, एक को हम क्या कर बोलते हैं? साउथ पोल। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण की दिशा में क्या होता है? संकेत करता है। आगे कह रहा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में क्या करता है?
परस्पर आकर्षण करता है। कहने का मतलब होता है कि यदि नॉर्थ पोल, देखिए ऐसे हम समझते हैं, मान लिया जाए कि ये दो चुंबक है, ठीक है, दो चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, ठीक है। तो एक जैसा होगा तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मान लिया जाए कि ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, तो ये क्या करेगा, दूर करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। सजातीय श्रेणी का ना, सजातीय ध्रुव मतलब एक जैसा, तो ये दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और विजातीय श्रेणी जो होगा उसको क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उसे हम चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब होता है कि ये आप देखिए, पहले ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है कि क्षर चुंबक और चुंबक का टाइप बहुत सारा होता है। कृत्रिम चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक कोयला के खदानों में मिलता है और उसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये कोई आकृति नहीं होता है। और कृत्रिम चुंबक उसे कहते हैं जिसकी कोई आकृति होता है, जैसे घोड़ानाल चुंबक, क्षर चुंबक, निडिल चुंबक, बहुत सारा होता है, ठीक है, रिंग चुंबक, बहुत सारा, जैसा जैसा उसका शेप रहेगा उसका वो नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्षर जैसा दिख रहा है आपको, तो ये इसका नाम होता है क्षर चुंबक, ठीक है। तो कह रहा है क्षर चुंबक के निकट का लौह चूर्ण स्वयं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। संरेखित हो जाने का मतलब होता है कि कोई आप लोहे का चूर्ण यहाँ पे छिड़कते हो तो ये आपको देख रहा होगा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह से और फिर इस तरह से, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो बाहर होता है, बाहर जो रेखाएं होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है और अंदर जो रेखाएं होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ये पूछता है क्वेश्चन कि अंदर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। ये इसकी संरेखा होती है और ये जहाँ तक ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से आपको एक कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ठीक है, देखिए एक तरह से दिख रहा ना आपको, देखिए है ना। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है। तो बाहर से क्या होता है कि बाहर से नॉर्थ से साउथ और अंदर से क्या होता है, अंदर से साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। कहने परिमाण और दिशा दोनों है तो ये कैसे राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए शॉर्ट्स में कहता है कि बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर इंगित करता है। जो रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बाहर से नॉर्थ से साउथ और अंदर से साउथ से नॉर्थ होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उनके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। चुंबक देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं दक्षिण दिशा उनके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र की तरह होता है, बंद वक्र की तरह होता है। क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस आकृति की होती है, तो बंद वक्र की तरह। आपको दिख रहा है ना ये वाला बंद वक्र की तरह, ठीक है, ये बंद वक्र की तरह होता है। चलिए अब यहाँ हम चुंबक के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखे हैं, आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए कह रहा है ये मान लीजिए कि चुंबक है, ठीक है। अब इसको ऊर्ध्वाधर काटते हो तो इसके प्रबलता यानी इसकी जो क्षमता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि देखो यहाँ है ना, प्रबलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यदि इसको क्षैतिज काटते हो तो इसकी प्रबलता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। इसको जितना बार क्षैतिज काटोगे उसकी प्रबलता क्या होती जाएगी, आधी होती जाएगी। बात समझ में आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो Fe3O4 होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो ध्रुव पे होता है इसकी चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होती है और केंद्र में बहुत कम होती है। जो मैग्नेट होता है उसके केंद्र में क्या होता है, बहुत कम होता है। रंग इसका कैसा होता है, तो काला होता है, ठीक है। और क्षैतिज काट रहे थे तो इसकी प्रबलता क्या हो रही थी, आधी हो रही थी। रेखाएं जो होती है परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए क्या होती है, सदिश होती है। और ये रेखाएं जो होती है बंद वक्र की तरह होता है, एक दूसरे को क्या करता है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। यदि प्रतिच्छेद करेगा तो उसकी दिशाहीन हो जाएगी,
बात समझ लो। तो प्रतिच्छेद इसका कभी नहीं करता है। ओके, दो दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वे ऐसा करता है तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक की रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, आगे वही चीज़ बताया गया है कि जो ओस्टेड बताए थे कि जब विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो कहने का मतलब होता है जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो यदि प्लस से इधर से आप इधर की ओर यानी नॉर्थ से साउथ की ओर भी धारा प्रवाह कर रही है, तो दिक्सूचक जो होती है वो इस तरह से प्रवाह करेगी, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से, बात समझ में आया। और यदि साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवाह करता है तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, यानी जो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और इधर क्या हो जाएगा पूर्व, इधर पश्चिम। तो पूर्व से क्या हो जाएगा पश्चिम की ओर। यदि साउथ से जाता है उत्तर की ओर तो पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर दिक्सूचक के विक्षेप उत्पन्न होगी। और यदि नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है तो इस तरह से पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से क्या हो रहा है पश्चिम की ओर, या उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से क्या हो रहा है पूर्व की ओर, इस तरह से भी कर सकते हो, या उत्तर से पश्चिम की ओर, इस तरह से भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जैसे आप इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए वही चीज़ बता रहे थे कि जो सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। यदि देखो सीधे चालक, मान लो कि यहाँ पे कोई प्लेट है, यहाँ पे कोई क्या प्लेट है, इसमें कोई हम तार बीच से क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि ये देखो, ये पे आपको दिख रहा है ना, मान लो कि ये जो टिप वाला भाग दिख रहा है आपको, यहाँ से हम एक कोई तार निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालते हैं, तार निकालते हैं, और इसमें धारा प्रवाह कर रही है, इसमें क्या कर रहा है धारा प्रवाह कर रही है। तो यहाँ पे जितने भी हम मैग्नेटिक कोई भी चूर्ण या लोहे का चूर्ण इस पे डालेंगे तो ये बंद वक्र की तरह आकृति ले लेगा। किस तरह से आकृति ले लेगा, बंद वक्र की तरह। क्यों ले लेगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है वो किस तरह से होती है, चारों ओर होती है, इसलिए वो चारों ओर की जो बुरादा होगा या चूर्ण होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, और जितनी क्षमता होगा उतना तक ही अट्रैक्ट कर पाएगा, इसीलिए वो बंद वक्र की तरह आकृति ले लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है, संकेंद्री वृत्त की पैटर्न बना लेता है। कैसा बना लेता है, संकेंद्र वृत्त की तरह पैटर्न बना लेता है। आगे बात करते हैं, तो आगे है मैक्सवेल का नियम। तो हम आगे पढ़ते हैं मैक्सवेल का नियम क्या होता है। देखो पहले इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, तार के प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होता है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। कहने का मतलब होता है कि यदि इसमें धारा प्रवाह हो रही है और इसका हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं, धारा का मान हम यानी आई बढ़ा रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र मान लो कि अभी यहाँ से यहाँ तक है, अभी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें धारा की प्रवाह हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो ये और ज़्यादा फैलेगा, इसका क्षेत्र और ज़्यादा फैलेगा। बात समझे, जैसे हम बोल रहे थे ना कि इसमें धारा हम प्रवाह कर रहे हैं और इसकी धारा का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यही कह रहा। आगे देखिए, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम या मैक्सवेल का नियम जो भी किए, कॉर्कस्क्रू नियम इसी को बोलते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, विद्युत धारावाही चालक के संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो आपका अंगूठा, आपका पहले आप डिफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद हम आपको समझाएंगे। कह रहा है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, क्षेत्र रेखाओं की ओर लिपटा होगा। कहने का मतलब होता है कि यदि मान लिया जाए कि इसमें धारा प्रवाह हो रहा है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कह रहा है, तो ये तो लेफ्ट है ना, ये वाला, ठीक है ये, तो यदि साउथ से नॉर्थ की ओर विद्युत धारा प्रवाह कर रही है तो आपका जो होगा पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर पूर्व हो जाएगा ना, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी क्या होगी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी या विक्षोभ होगी। बात समझे, तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ से होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। यदि आप साउथ से
साउथ से नॉर्थ की ओर धारा प्रवाह कर रही है। तो बात समझ में आया। तो यही कह रहा है मैक्सवेल एक हाथ या कॉर्क देखते हो, कॉर्क कहने का मतलब होता है कि स्क्रू देखे हो, स्क्रू जो होता है उसमें देखते हो कि आप स्क्रू डालते हो, उसके बाद ऊपर से आप घुमाते हो, वो जो पेचकस बोलते हैं उसे। तो यदि आप उसे घुमाते हो तो जो स्क्रू होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक क्षेत्र को भी आप नचाते हो तो उसका धारा भी क्या होता है, नीचे जाता है, क्योंकि एक परस्पर एक दूसरे का क्या है, संबंधित है, ठीक है। धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का क्या है, परस्पर संबंधित है, ये समान है, जो भी कह सकते हो। तो यहाँ भी कह भी रहा है कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है क्या कि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो क्या होता है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को लागू करने पर हमें तार के नीचे के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होगा। विद्युत धारा पूर्व से कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ से जाएगा, दक्षिण, जो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम लागू करोगे तो कहाँ से जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। उल्टा आप जिस तरह से ले सकते हो, मान लो कि कह रहा था क्या कि पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, मान लो कि ये अंगूठा है, इधर पूर्व है और इधर क्या है, पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो आपकी उंगलियां किधर जा रही है, उत्तर, ये ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो ये किधर जा रहा है, देखो ये किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना, नीचे की ओर। तो आप हाथ से भी आप रियलाइज कर सकते हो या याद करने के लिए कर सकते हो कि जिस दिशा में क्वेश्चन पूछे आपको पूछ सकता है कि यदि मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार यदि धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र किस ओर प्रवाहित होगी या किस ओर विक्षोभ उत्पन्न करेगी, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है तो आप अंगुलियों के इशारे से बता सकते हो। आगे कहता है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, उससे दूरी के क्या करता है, व्युत्क्रम पर निर्भर करता है, ठीक है। अब कहता है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों के साइज तार से दूर जाने पर निरंतर क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है, और एक बार इतना बड़ा हो जाता है कि वो सीधी रेखा में हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीधी रेखा में हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये मैग्नेट है, ये क्या है, रेड वाला आपको दिख रहा है छोटा सा, ये मैग्नेट है। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैग्नेट के चारों ओर होगा ना। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, फिर यहाँ से फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, और बीच में ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एक सीधी रेखा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। ये ऐसा नहीं सोचना है कि इसके साथ सटा हुआ है, ये देखो इस तरह से है। आप लोग को कैसे समझाएं, देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला चीज़। अब ये जो बीच वाला जो होगा, बीच वाला जो भाग होगा वो सीधी रेखा में गमन होगा, सीधी रेखा में हो जाएगा। ये पास वाला इसकी ओर क्या होगा, एक वृत्त की तरह बनाएगा, लेकिन जो बीच वाला होगा जो एक दूसरे के पास नहीं होगा वो कैसा हो जाएगा, सीधी रेखा की तरह प्रतीत होगा, ठीक है। वही कह रहा है कि विद्युत धारावाही पार्श्व के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होती रेखाएं होती है वो कैसी हो जाती है, तो सीधी रेखा में हो जाती है। आगे देखो, आगे कह रहा है यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, देखो दिख रहा है, देखो दिख रहा है। चलो देखो, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं या परिनालिका कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि कोई आप कुचालक पदार्थ लेते हो, कुचालक क्या लेते हो, पदार्थ लेते हो, इसमें पास पास आप लिपटते हो कोई तार लिपटते, मान लो कि ये तार है, ये तार है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पास पास इसको लपेट रहे हो, पास पास क्या कर रहे हो आप, इसको लपेट रहे हो। तो देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, तो ये जो आप बाहर निकालते हो, मान लो कि ये हम बाहर निकालते हैं, देखो ये बाहर निकला, आपको ये होल दिख रहा, ये वाला, तो ये पूरा भाग को हम क्या कहेंगे, परिनालिका। क्या कहेंगे, परिनालिका।
अब ये जो बीच वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक के काम करेगा। क्या करेगा, मैग्नेट के काम करेगा। ठीक है, चलो इसमें यदि धारा प्रवाह करते हैं तो चलो देखो आगे आगे कह रहा है, परिनालिका के एक सिरा उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखा की भांति क्या होती है, सरल रेखा की भांति होती है। आगे देखो, परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर देखो है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक यानी समान तरह का। ठीक है, यहाँ देखो बकर की तरह हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, समान। इधर से जा रहा है, नॉर्थ से जा रहा है साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। देखो सॉरी, यहाँ से देखो, यहाँ नॉर्थ है क्योंकि अंदर है ना, तो अंदर कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। और बाहर क्या होगा, बाहर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। बाहर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। देखो यहाँ ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, साउथ। यहाँ छोटा सा दिख रहा है आपको, ये नॉर्थ से साउथ बाहर, और अंदर क्या, साउथ से नॉर्थ। आगे देखो, परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बने चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार बने चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक कहने का मतलब होता है कि वहाँ पे चुंबक नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, चुंबक नहीं होता है। एक परिनालिका लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, और बीच में एक नर्म लोहा डाल देते हैं, तो वही क्या काम करने लगता है, चुंबक का काम करने लगता है। तो वही चुंबक का काम करने लगता है, लेकिन चुंबक तो नहीं है ना, विद्युत से बनाया गया ना, तो उसी का हम नाम देते हैं विद्युत चुंबक। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल कैसे पड़ता है। तो कहता है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर, उनका जन्म हुआ था 1775 में, मृत्यु 1836 में। चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। बल क्या करना चाहिए, विपरीत आरोपित करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे कि एक ये, इसको कहते हैं घोड़ानाल चुंबक, इसको क्या कहते हैं, ये सबसे प्रबल चुंबक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे प्रबल चुंबक होता है। समझ में आया। अब यहाँ पे एक हम क्या किए हैं, स्वतंत्र एक क्या कर दिए हैं, मैग्नेटिक जो ये तार को हम इसको स्वतंत्र रूप से लटका दिए हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, विकर्षित कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारावाही छड़ ए और बी है ना, अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करती है। एक बल का क्या कर रहा था, अनुभव कर रहा था, कि अट्रैक्ट कर रहा है, कि प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, देखो आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, देखो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या कहता है। बाम हस्त नियम देखो, ये वाला, ये मेरा बायां हाथ है, ये तीनों को एक दूसरे को इस तरह से खड़ा करो कि ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। फिर देखो ये वाला भी एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला भी एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाला भी देखो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है ना, ये वाला है, देखो इस तरह से है ना, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हो कि अंगूठा चालक की गति को दर्शाता है। ठीक है, और जो इसको हम क्या बोलते हैं, तर्जनी, इसको क्या बोलते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है, और ये मध्यमा क्या करता है, विद्युत धारा को इंगित करता है। यदि आपको हाथ नहीं बनाना आता हो बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस तरह से लकीर भी बना के आपको दर्शा सकते हो, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, देखो अब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसको दर्शाता है, किसको दर्शा रहा है, अंगूठा को। चुंबकीय क्षेत्र किसको दर्शा रहा है, सॉरी, देखो चुंबकीय क्षेत्र किसको दर्शा रहा है, तो तर्जनी को। किसको दर्शा रहा है, तर्जनी को। इसको याद करने का होता है फादर, मदर और चाइल्ड, फादर, मदर और क्या, चाइल्ड। ठीक है, देखो एफ से क्या होता है, फोर्स, एफ से फोर्स,
M से मैग्नेटिक और C से क्या होता है करंट। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हो। वैसे जो बायां हाथ नियम है तो गति को दर्शाता है, उधर भी दर्शाएगा, गति या बल को, दोनों को दर्शाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। इन दोनों के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम कहते हैं, वाम हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, मध्यमा चालक के प्रवाहित विद्युत धारा को दर्शाता है, अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को क्या करता है, सांकेतिक करता है। ठीक है, सांकेतिक करता है जो, या संकेत करता है। बात समझ में आया। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र, ये सब जो काम करता है वो किस रोल पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे काम करता है। आपको मौखिक रूप से समझना है तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो होता है ना बुआ, वो मोटर पे काम करता है। किस पे काम करता है, मोटर पे। देखो माइक्रोफोन में मोटर लगता है, ध्वनि विस्तारक यंत्र में मोटर लगता है, और विद्युत मापक यंत्र में मोटर लगता है, विद्युत जनित्र में मोटर लगता है। ठीक है, लेकिन विद्युत जनित्र हम पढ़े हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, विद्युत जनित्र हम जनरेटर को कहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, इसलिए हम हाईलाइट किए हैं। ठीक है, विद्युत मोटर में करता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होता है। वो तो हम बताए थे कि तीनों जो होता है, मान लो कि ये बायां हाथ है, तीनों एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये इसके लंबवत होता है, तर्जनी का अंगूठा लंबवत होता है। ठीक है, अंगूठा जो होता है मध्यमा, जो तर्जनी होता है वो मध्यमा का लंबवत होता है, और जो मध्यमा होता है वो अंगूठा का लंबवत होता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे का क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उनके एक अरबवें भाग के बराबर होता है। मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, वो हृदय है और क्या है, मस्तिष्क है। मानव के शरीर में दो जगह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक कहाँ होता है, हृदय, और एक कहाँ होता है, मस्तिष्क। दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों में प्रतिबिंब प्राप्त करने के आधार पे बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे हम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एमआरआई कराते हो ना, ब्रेन का जो भी होता है, चेस्ट का, ये सब करवाते हो ना एमआरआई। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ठीक है, अब आते हैं हम विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किसके नियम पे काम करता था, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे। किसके नियम पे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे। जैसे देखो, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। जैसे उपयोग इसका देख लो क्या होता है, तो पंखों में, रेफ्रिजरेटरों में, विद्युत मिक्सरों में, फिर वॉशिंग मशीनों में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर समझते हो ना, जो CD जो होता है उसको नचाने का काम करता है। ठीक है, MP3 वही होता है। देख लो, ये जो होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो होता है एक मोटर होता है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। इसी तरह से आपको एक थोड़ा सा बना के दिखाते हैं तो आपको मोटर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो, मान लो कि ये जो है एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक फिर नॉर्थ पोल, फिर एक क्या होता है, साउथ पोल। मान लो कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या, नॉर्थ। ठीक है, और बीच में ये 3D पिक्चर है, इसीलिए बीच में जो होता है आर्मेचर होता है। बीच में क्या होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, यही आर्मेचर क्या काम करता है, यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही है आर्मेचर में, तो ये घूमने का काम करेगा। ये क्या काम करेगा, घूमने का, एक दूसरे का क्या करेगा, इसके घूमेगा, मतलब पास ये घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है,
यदि इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये घूमना स्टार्ट करेगा। यदि इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा। जैसे पंखा में क्या होता है, इसमें इसको फिक्स कर दिया जाता है और ये घूमना स्टार्ट कर देता है, ये घूमना स्टार्ट कर देता है। और भी वैसे चीज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे अब क्या कह सकते हो, जो छोटा छोटा आप देखे वो मोटर जो होता है जिसको MP3 में यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है कि इसको फिक्स कर दिया जाता है, बाहर वाले भाग को फिक्स कर दिया जाता है और अंदर वाला भाग ही क्या होता है उसका घूमता है। आपको फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा थोड़ा सा कि यदि अंदर वाला भाग घूमेगा तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगा। तो देखो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा थोड़ा सा। यहाँ से देखो ये मोटर है, ये क्या है, मोटर है। ये 3D पिक्चर है इसलिए आपको दो दिख रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये आर्मेचर है जो घूम रहा है। यहाँ पे देखो एक विभक्त वलय लगा हुआ है। विभक्त वलय कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा विभक्त वलय और जो एक ब्रश लगा होता है, इसमें करंट प्रवाह हो रहा होगा। ये आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, एक ग्रे कलर का दिख रहा होगा। तो ग्रे कलर में मान लो कि पॉजिटिव है और नॉर्थ जो है ये रेड कलर का है, उसमें क्या है, निगेटिव है। और ये विभक्त होता है। विभक्त का मतलब होता है कि एक जगह थोड़ा सा कट मारा, जैसे डॉटेड लाइन होता है ना, उसी तरह से विभक्त होगा। ठीक है। अब ये जैसे घूमना स्टार्ट करेगा तो इसमें सटेगा, फिर इसमें सटेगा, फिर इसमें सटेगा, इसी तरह से सटते सटते ये उसी यानी हमेशा इसमें करंट प्रवाह करते रहेगा। ठीक है। ये आर्मेचर होता है, ये धुरी होता है। ठीक है, जिसपे ये घूमता है, ये धुरी होता है, ये ब्रश होता है। इसको ब्रश बार बार बदलना पड़ता है। ठीक है, ये घिस जाता है, इसको बार बार बदलना पड़ता है। ठीक है, ये की होता है, ये वोल्टेज होता है, ये बैटरी होता है, ये मोटर का स्ट्रक्चर होता है। यही चीज़ यहाँ सब कुछ थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे हम दिग परिवर्तक कहते हैं। दिग परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर के विभक्त वलय दिग परिवर्तक का कार्य करता है। कहने का मतलब होता है, जो क्या कह रहा है, विद्युत मोटर के विभक्त वलय ये वाला है ना, यहाँ पर ये किसका काम करता है, दिग परिवर्तक का काम करता है। दिग परिवर्तक का कहने का मतलब कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। बात समझ में आया। चलो आगे देखो। कहता है नर्म लोहे क्रूड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर बनाता है। क्या बोले थे कि एक नर्म लोहा है, इसमें एक कॉपर का तार लपेटा जाता है, बहुत सारा लपेट जाता है, फिर यहाँ से लपेटा जाता है। पंखा का देखो एक बोलता है कॉइल जल गया बोलते हैं ना, तो वो जो एक बीच में नर्म लोहा होता है उसके पास पास क्या होता है, बहुत सारा क्या लपेटा होता है, कॉपर का तार लपेटा होता है। तो वो पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, इससे मोटर की शक्ति में क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे आप तो कॉपर की तार की संख्या ज़्यादा बढ़ाओगे, लपेटों की संख्या बढ़ाओगे तो मोटर की शक्ति में क्या होगा, वृद्धि होगा। और यदि मान लो कि विद्युत धारा बढ़ा रहे हो तो भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो तारों की लपेटों की संख्या या विद्युत धारा यदि बढ़ाओगे तो जो शक्ति होगा मोटर का वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। आर्मेचर कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे लोहा, ये लोहा है, बहुत सारे आप लपेट देते हो, यहाँ भी लपटे हो, यहाँ भी लपटे हो, यहाँ भी लपटे हो, तो उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। और एक ही चीज़ एक ही में आप लपटे हो और ये इसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखो कहता है किसी स्थिर चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। ये कब बोला था, 1831 में कौन बोला था, माइकल फैराडे बोला था। अभी यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे देखो हम यहाँ पे आएंगे ना पिक्चर में तो समझ आएंगे अच्छे से। 1831 में मैक्सवेल फैराडे ने बताया था किसी गतिशील चुंबक के उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे देखो ये एक क्या है, ये एक नर्म लोहा है, इसके ऊपर परिनालिका लिपटा हुआ है, जो तार है लिपटा हुआ है। इसमें क्या है, हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए, इसमें हम क्या लगा दिए, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हम एक क्षण चुंबक लेते हैं और इसके पास हम क्या करते हैं,
विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। इसके पास हम क्या करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जो नीडल होगा ये क्या होगा, इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है कि विद्युत की उपस्थिति को बताता है, विद्युत की उपस्थिति को बताता है। तो इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, विद्युत जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो प्रेरण, विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है, प्रेरण का मतलब होता है कि बिना उसमें सटे और उससे क्या कर रहा है, कोई चीज़ उत्पन्न हो रहा है या कोई चीज़ उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणा लिया है। जैसे कोई आपको टीच कर रहा है यानी पढ़ा रहा है, तो आप क्या कहते हो कि हम उससे इंस्पायर हुए या उससे प्रेरणा लिए, उससे होता है ना। तो वही चीज़, उसमें सट के तो नहीं लेते हो ना, वो जो बोलता है या उसके वक्तव्य से आप इंस्पायर होते हो, वही चीज़ यहाँ होता है कि आप इसके पास ही आप विक्षोभ उत्पन्न करोगे चुंबक को, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। ये कौन बताया था, तो माइकल फैराडे बताए थे। कौन बताए थे, तो माइकल फैराडे बताए थे। कब बताए थे, 1831 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, गैल्वेनोमीटर के बारे में हम बता चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। ठीक है, माइकल फैराडे के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जिल्दसाजी मतलब समझते हो, जहाँ आप बोलते हो ना सेकेंड हैंड बुक मिलता है, ठीक है, वहीं पे ये काम करते थे माइकल फैराडे। ठीक है, अब वहीं पे थोड़ा सा इनको साइंस में ज़्यादा लगाव था, इसलिए रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सर हम्फ्रे डेवी ने इनको बुलाया, एक वहाँ लेक्चर दिए थे कहीं पे स्टेज पे, या कुछ लिखे होंगे जो उनको पोस्ट किए होंगे, तो उनसे प्रेरित हुए। जो रॉयल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक थे सर कौन थे, हम्फ्रे डेवी। कौन थे, हम्फ्रे डेवी। उन्होंने फिर उनको बुलाया अमेरिका। ठीक है, और वहाँ पे जो फैराडे साहब थे वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया, फिर विद्युत अपघटन का भी खोज किया, बहुत सारे और भी खोज किए फैराडे। ठीक है, तो यहाँ से इनसे ये सीख सकते हो ना कि कोई भी चीज़ आप डेवलप करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, नॉलेज और इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है कि आप किसमें रुचि ले रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। ये चीज़ कुंडली में समझाया गया है कि यदि आप यहाँ पे क्या कहता है, कुंडली एक विद्युत धारा परिवर्तन करने पर कुंडली 2 क्या होगा, विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि यदि इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये भी क्या होगा, जैसे देखो आप, हम पहले पढ़े थे ना उस तरफ कि यदि कोई परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये किसके काम करता है, विद्युत चुंबक के काम करता है, विद्युत चुंबक की भांति काम करने लगता है। और विद्युत चुंबक की भांति ये जब कार्य करता है तो इसमें भी तो कुछ प्रेरणा लेगी ना। अब ये इसमें प्रेरणा लेगी तो ये भी क्या हो जाएगी, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें भी क्या होगा, विक्षोभ उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ से आप इसके बारे में, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि इस क्रियाकलाप में हम यह प्रेक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा अस्थायी होती है, कुंडली 2 से संयुक्त गैल्वेनोमीटर कोई विक्षोभ नहीं दर्शाता है। इन प्रेक्षणों के यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कभी कुंडली 1 में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है, विद्युत धारा आरंभ तथा समाप्त होते हैं, तो कुंडली 2 में एक विभवांतर प्रेरित होती है। कुंडली 1 तो प्राथमिक कुंडली तथा कुंडली 2 द्वितीय कुंडली कहते हैं। जैसे ही प्रथम कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, इससे संबंध चुंबक क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय कुंडली के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी परिवर्तित होते हैं। अतः द्वितीय कुंडली में संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिवर्तन ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण होता है। यानी द्वितीय कुंडली जो कहता है, कहाँ कह रहा था कि द्वितीय कुंडली में संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के होने के कारण ही प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण होता है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम जो होता है जनरेटर पे काम करता है। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगूठा नियम।
आप इसको याद कैसे रख सकते हो, तो जनरेटर किस हाथ से चलाते हो, दाहिने हाथ से। तो फ्लेमिंग का दाहिने हस्त नियम क्या काम करता है, तो जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम पे। क्या क्या बोल रहे हैं, देखो किस पे काम करता है, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे। ठीक है, मैक्सवेल के जो अंगूठा नियम है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम जो है, वो किस पे काम करता था कि यदि विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है, या जो उसकी क्षेत्र होती है, चुंबकीय क्षेत्र होती है, वो किस ओर विक्षोभ उत्पन्न करेगी, वो मैक्सवेल का वो बता रहा था। ठीक है, इसमें देखो क्या करता, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की प्रेरण विद्युत धारा उत्पन्न कर। प्रेरित मतलब करने का मतलब होता है कि इधर से विद्युत धारा निकलेगा, इधर से क्या करता है, विद्युत धारा निकलता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र होती है और ये चालक की गति होती है। मान लो कि ये वाला है, जनरेटर में क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मान लो कि ये आपको दिख रहा है ना, ये अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा। अंगूठा चालक की गति को दर्शाता है, मध्यमा क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को दर्शाता है, और तर्जनी मैग्नेटिक इफेक्ट को दर्शाता है, और मध्यमा किसको दर्शाता है, प्रेरित विद्युत धारा को। ठीक है, प्रेरित आपको कहीं कहीं मिलता है विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा नहीं लगाना है, प्रेरित विद्युत धारा को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। ये दाहिने हाथ तर्जनी जो होता है वो दर्शाता है। ठीक है, देखो आगे हम जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ वो पीछे हम बता चुके हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, मध्यमा जो होता है चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाता है। यह नियम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। ठीक है, आगे देख लो, विद्युत जनित वही काम करता है, देखो वही काम करता है, बशर्ते वहाँ मोटर में क्या होता था, यहाँ वोल्टेज लगा होता था, बैटरी लगा होता था, यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है, क्योंकि यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है, तो हमें वो पता करना है कि यहाँ से विद्युत धारा निकल रही है या नहीं निकल रही है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर ही तो लगाएंगे, तो इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसी तरह से ये आर्मेचर होता है, ये मैग्नेट होता है, ये धुरी होता है, ये विभक्त वलय होता है, ये ब्रश होता है, ये एक तार होता है, और ये गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाना। आगे हम चलते हैं, बस अब छोटा सा है, देखो ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी, यानी अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है, एक दो अंतर बता देते हैं। अल्टरनेटिव करंट को उत्पन्न किया जा सकता है और डीसी करंट को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। डीसी करंट कहने का मतलब होता है कि दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोले कि एसी को उत्पन्न किया जा सकता है, डीसी को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, डीसी को स्टोर किया जा सकता है। बात समझे, और आगे बताएं तो इसे हम लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं एसी को, डीसी को लंबी दूरी तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा की क्षय ज़्यादा होती है। ठीक है, और एसी से डीसी बदलते हैं, फिर डीसी से एसी में बदलते हैं। ठीक है, यदि डीसी से एसी बदलते हैं तो इन्वर्टर से, एसी से डीसी में बदलते हैं, इन्वर्टर से बदलते हैं। ठीक है, और डीसी से एसी में बदलते हैं, तो वो सब हम लिख रखे हैं, तो यहाँ आपको नहीं मिल रहा, हम कहीं लिखे होंगे। ठीक है, एसी से डीसी में बदलते हैं, तो ये भूल रहे हैं क्या कहते हैं उसको, कहीं लिखे होंगे, हम दिखाते हैं आपको। एक मिनट बस दिखा रहे हैं। हाँ देखो, यहाँ पे हम ठीक ही बोल रहे थे कि डीसी से एसी में बदलते हो तो इन्वर्टर से बदलते हो, डीसी से एसी में बदलते हो तो क्या बदलते हो, देखो यहाँ डीसी से एसी में बदलते हो तो इन्वर्टर से बदलते हो, और एसी से डीसी में बदलते हो तो रेक्टिफायर से बदलते हो। ठीक है, विद्युत हीटर जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है ये सब। देखो, और हम क्या बता रहे थे, एसी डीसी का डिफरेंस बता रहे थे, हो गया। आगे बताते हैं, देखो
ये इसकी दिशा जो होती है फिक्स नहीं होती है, ये 1 सेकंड में ऊपर जाता है, फिर 1 सेकंड में, 1 ही सेकंड में क्या होता है, नीचे आता है। यानी ये इसका तरंग दैर्घ्य होता है, ये सीधी दिशा में मतलब एक ही दिशा में, यानी इसके विक्षोभ नहीं होता है इसमें, ये सीधी दिशा में गमन करती है, ठीक है। फिक्स दिशा नहीं होती है कि इधर ही जाएगा, इधर भी जा सकता है इसलिए, लेकिन ये सीधा गमन करता है, ये सीधा गमन करता है और ये इस तरह से गमन करता है, ठीक है, जैसे तरंग उत्पन्न। देखो आगे, दृश्य धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात अपनी दिशा क्या करता है, उत्क्रमित करते रहता है। जो हम बताया अभी वही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा क्या करता है, उत्क्रमित करती है। अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या करते हैं, एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति क्या होता है कि मान लो कि एक बार इधर आया, फिर एक बार यहाँ इधर गया, तो 1/100 सेकेंड ये, 1/100 सेकेंड ये, तो 1/100 सेकेंड इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100, इधर 1 + 1, तो ये 2 बटे क्या हो जाएगा, 100, तो इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 50, तो ये 1 बटे जो हर्ट्ज होता है, 1 बटे जो होता है हर्ट्ज, यानी एच होता है, उसको एच में मापते हो तो एच जी में मापते हो, तो ये जो होता है इसको उल्टोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टेगा, तो ये 50 हर्ट्ज एच के बराबर हो जाता है, ठीक है। डीसी की तुलना में एसी एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत दूर तक ले जाया सकता है बिना ऊर्जा क्षय के, और डीसी को नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, वही बोल रहा है। आगे देखो, आगे कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे हम मेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसका हम रंग थोड़ा सा याद रखिएगा कि, और इसमें देखो घर में जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है, ठीक है, और कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। और आगे पढ़ोगे तो 50 हर्ट्ज ±3 होता है, तो आगे पढ़ोगे तो मिलेगा, बशर्ते अभी तो इतना ही रखो याद, ठीक है। देखो, 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमान तक के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों जैसे गीजर, वायु शीतलक यानी कूलर, एसी जिसको बोलते हो, उसमें 15 एम्पियर का उपयोग होता है। 15 एम्पियर की विद्युत शक्ति लेता है। 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमानतः क्या करता है कि जिसमें बल्ब, पंखा, ये सब 5 एम्पियर लेता है, ठीक है। तो कहता है बल्ब, पंखा कितने एम्पियर का विद्युत धारा लेता है, तो 5 एम्पियर लेता है। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब क्या लेता है, 15 एम्पियर लेता है। ये कभी कभी पूछता है कि जो मेन तार होता है वो किस तरह से होता है, विद्युत तार, वो रेड कलर का होता है। उदासीन तार जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और जो भू संपर्क तार होता है वो कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये घरों में जो हम तार लगाते हैं वो किस श्रेणी में लगाते हैं, तो समांतर श्रेणी में लगाते हैं। किस श्रेणी में लगाते हैं, समांतर श्रेणी में। किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लघु पतन। लघु पतन कहने का मतलब होता है, जैसे गाँव में सुनते हो ना 440 हो गया। 440 का मतलब होता है कि 220 वोल्ट 220 वोल्ट वाला तार दोनों सट गया, तो 220 कितना हो जाएगा, 440, तो ये कहते हैं 440 हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे तो समाप्ति हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है कि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत जनित जो उधर जो बोल रहे थे, विद्युत जनित्र, ठीक है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। लेकिन हम जो बोल रहे थे कि जो गलत लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ जो हम बोल रहे थे ना कि विद्युत जनित्र भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी को बहुत जल्दी गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब दो जगह एक ही जैसा लिखा हो, देखो हम क्या बोले कि जो फ्लेमिंग का बामहस्त नियम है वो मोटर पे काम करता है बेसिकली, तो विद्युत मोटर, यहाँ देखो विद्युत जनित्र लिखा हुआ है, कहने का मतलब जनरेटर का काम बात बोल रहा है। अब जनरेटर क्या काम करता है, विद्युत जनित्र जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कोई एक ही होगा, कोई एक का कहने का मतलब होता है कि कौन सा होगा कि जो विद्युत ये जो क्या क्या बोल रहे हैं, यांत्रिक
ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन? तो विद्युत जनित्र। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन? तो मोटर, विद्युत मोटर कह सकते हो, ठीक है। और जो फ्लेमिंग के वाम हस्तियम पे कौन काम करता है? तो विद्युत मोटर काम करता है। और फ्लेमिंग के दाहिने हस्तियम पे कौन काम करता है? तो विद्युत यानी विद्युत जनित्र या जनरेटर कह सकते हो, ठीक है। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती यानी विद्युत करंट यानी एसी करंट लेते हैं। उसका शक्ति कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, जिसकी आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। ये हो गया चैप्टर समाप्त, ठीक है। 10th क्लास में इतना ही है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो और भी बड़ा बड़ा किताब पढ़ोगे अच्छे अच्छे राइटर का, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या 10th लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। आप ये यदि पढ़ते हो उसके बाद आप मॉक लगाइए, अच्छा नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले NCERT सीरीज़ में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।